Hello everybody, Namaskar. So this video is very specific to the point and specifically for prelims 2022 those who are preparing for. Okay. Also, in case if you are looking for very important keywords in economy, so this video is for you. We will talk about 10 important keyword इन दिस वीडियो. ठीक है, जो पिछले 2021 से 2022 के फेज में आ चुके हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ये है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, मतलब DSIBs. ओके, सो DSIBs दोस्तों, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जहां पे ये इंश्योर किया जाएगा कि ये बैंक्स जो हैं इनको इनको एक्चुअली फेल होना अलाउ नहीं है, इनको फॉल करना अलाउ नहीं है, बिकॉज दे विल होल्ड देयर वैल्यू एटलीस्ट 2% ऑफ देयर GDP. ओके, ये कौन कौन सी बैंक्स हैं? ये ICICI और HDFC बैंक, ये ऐसी बैंक हैं जो हमारे GDP का ऑलमोस्ट 2%, नेशनल GDP का ऑलमोस्ट 2% इनके पास एसेट होना चाहिए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब बहुत अच्छा है कि इन्होंने ये ऐसा मामला इंट्रोड्यूस किया है. दिस इज फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज सेंट्रल बैंक हैज ऑप्टेड फॉर. ठीक है, ये क्यों रखा है? इसलिए रखा है जब भी कोई इकोनॉमिक सिनेरियो होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, तो ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनसे साथ मिल के हम मामला स्टेबल कर सकते हैं. SBI इसमें थर्ड पोजीशन पे है. ओके, और अगर 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 ये बैंक्स फेल हो जाते हैं, देन देयर विल बी a systemic or maybe significant disruption of economic services across the country which can cause economic panic. समझ में आ गया? सो DSIBs क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हार्बिंगर 2021. सो दोस्तों, ये एक डिजिटल स्मार्ट पेमेंट का तरीका है, हार्बिंगर 2021. ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से RBI's first global hackathon that invites participants to develop solutions that have the potential to make digital payment accessible. So ये डिजिटल पेमेंट को एक्सेसिबल करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. उस डिजिटल पेमेंट की जो सिक्योरिटी होगी उसको ईज करने का, या फिर उसकी पेमेंट को ईज करने का बहुत ही सिक्योर, ऑथराइज्ड, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म माना जा रहा है. और जहां मैंने अभी पिछले टर्म में बताया था कि SBI विच इज ऑन द थर्ड पोजिशन इन द लिस्ट ऑफ DSIB, अ बैंक नीड्स टू हैव एसेट इतना, और ये रिपीटेड है. ठीक है, तो आपको हार्बिंगर के बारे में समझ में आ गया. ये एक स्मार्ट डिजिटल पेमेंट है जो कि सिक्योरिटी इन्हांस करेगी, जो कि ईज इन्हांस करेगा डिजिटल पेमेंट के थ्रू. ओके, नियो बैंक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल से. जब कोविड चल रहा था और क्या हुआ कि मेरा कार्ड खो गया, मेरा कार्ड मतलब डेबिट कार्ड खो गया. सो आई वाज वंडरिंग कि यार ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं होता है क्या कि जहाँ से मैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल लूँ, ऑनलाइन अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर लूँ. सो ये वही है नियो बैंक्स. नियो बैंक्स दोस्तों, ये ऑफिशियल मतलब ऑफलाइन स्टोर नहीं है, ऑफलाइन बैंक नहीं है, ये ऑनलाइन ही चलते हैं. ऑनलाइन आपके क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, आपको लोन्स मिल जाएंगे, आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन कहीं पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, कोई ब्रांचेज इनकी नहीं होंगी. दिस इज एंटायरली ऑनलाइन. नियो बैंक्स ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल बैंक्स ऑफर एंड द इवोल्यूशन एक्सपेक्टेड इन द न्यू एज कस्टमर. ठीक है, अब जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ले लो, ये मेरे एक्सपीरियंस से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही ट्रेडिशनल बैंक है. ठीक है, वर्सेस मैंने कोटक महिंद्रा में अप्लाई किया था, लेकिन कोटक महिंद्रा का ब्रांच है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन. फॉर एग्जांपल लेट्स फर्ज करते हैं कोटक महिंद्रा ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है. सो मैं वहाँ से कार्ड ले चुका था, मैं वहाँ से मेरे पास नंबर आ गया था, सब कुछ आ गया था. जस्ट आई डिड नॉट हैव फिजिकल कार्ड, लेकिन आई वॉज इन्वेस्टिंग एज वेल, और मेरे पास अकाउंट में पैसे भी उसमें आ गए थे. ठीक है, प्रॉपर कार्ड टाइप का था, और ऑनलाइन में उसमें खर्च भी कर ले रहा था. सो दिस इज ऑल अबाउट नियो बैंक्स. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ें. CBDC, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा. CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ये वो करेंसी है, पैसा लो एक के बदले एक, आप कैश के बदले भी इसको ले सकते हो. ठीक है, यू कैन एक्सचेंज कैश विद दिस करेंसी एज वेल. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको CBDC से कुछ गूगल पे या फिर मैंने ट्रांसफ़र किया आपके अकाउंट में,
तो आप मेरे को कैश भी दे सकते हो और वो चलेगा भारत में, वो इंडिया में चलेगा, ठीक है। सो सीबीडीसी विल एलिमिनेट द नीड ऑफ इंटर बैंक सेटलमेंट। और सीबीडीसी ये एक लीगल टेंडर है इशूड बाय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल टोकन ऑफ अ कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी which fulfills the basic functions as a medium of exchange, unit of account, store value, standard, so on and so forth। जो आपका इंडियन रुपीस करता है वो यही कर सकता है, ठीक है। बस ये डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। को लैंडिंग एंड को ओरिजिनेटिंग मॉडल क्या होता है? सो बेसिकली जो बैंक्स होते हैं, जो ऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेटेड बैंक्स होते हैं, और वो जो बैंक नहीं होते हैं लेकिन लोन देते हैं, ठीक है। जैसे कि एनबीएफसीज हो गए, बैंक नहीं होते हैं लेकिन वो लोन देते हैं, वो थर्ड पार्टी होते हैं। उनके साथ एक टाई अप करके, एक जॉइंट कंट्रीब्यूशन के साथ मिलके ये हम को लैंडिंग और को ओरिजिनेटिंग मॉडल को इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। इसको कहते हैं को ओरिजिनेटिंग मॉडल ऑफ व्हाट? ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट देते हैं फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर कुछ भी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, फार्म्स हो सकते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स हो सकते हैं, ब्लू बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू रिटेन एटलीस्ट 20% शेयर ऑफ इंडिविजुअल लोन्स ऑन देयर बुक्स, ठीक है। एनबीएफसी के हिस्से में 20% का शेयर आएगा और जो बैंक्स होंगी, जो भी बैंक्स होंगी, उनके हिस्से में 80% का शेयर आएगा। आप समझ रहे हैं ना, जिसके पास जितना शेयर है उसके पास उतना ही रिस्क है। ये आपको पता है ना फॉर्मूला। जो स्टेक होल्डर जितना अपना ज़्यादा पैसा लगाता है, जिसकी जितने ज़्यादा इक्विटी होती है या फिर जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको उतना बड़ा रिस्क भी तो होता है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क बैंक लेने को तैयार है, हु विल टेक द बिगर हिट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर होता है मामला, तो मामला डिफॉल्ट नहीं है तो मोटा पैसा भी बैंक के पास आएगा, मामला डिफॉल्ट हो जाता है तो मोटा चूना भी बैंक को लगेगा, ठीक है। सो एनबीएफसीज विल बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस फॉर कंज्यूमर एंड दे एंटर इनटू लोन अग्रीमेंट विद द बोरोवर। यहाँ बैंक के साथ कंज्यूमर का कोई तालमेल नहीं है, एनबीएफसीज का है। एक केस बता देता हूँ आपको, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसको एक एग्जांपल ले लीजिएगा। ये एक एनबीएफसी है, ये जेसीबी वगैरह ये लोन दिलवाती है, हैवी मोटर व्हीकल ये लोन दिलवाती है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो कि रिसेंटली अभी एनसीएलटी में जा चुकी है, ठीक है। सो रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है? रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दोस्तों, अगर आपने अगर सेटअप कर रखा है और आप बताना चाहते हो रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट ये है, तो बेसिकली ये वो सर्टिफिकेट है, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट दैट सर्टिफाइज बियरर्स owns 1 megawatt hour of electricity generated from renewable sources। तभी आपको रिन्यूएबल्स एनर्जी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने लगाया हुआ है, प्लांट वगैरह लगाया हुआ है, और सोलर प्लांट भी लगा लो, या फिर और भी कोई ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं बायोगैस वगैरह, जिससे आप कहते हो कि नहीं हम रिन्यूएबल एनर्जी मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा वंस यू विल प्रोड्यूस 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा REC मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट रिसीव्ड कैन देन बी सोल्ड ऑन ओपन मार्केट एज एन एनर्जी कमोडिटी। बढ़िया है। REC acts as a tracking mechanism of solar, wind, other green energies such as they flow into पावर ग्रिड, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया में किस में डिमांड आ रही है? ये पावर ऑफ एक्सचेंजेस में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यह इसकी ट्रेडिंग यहाँ हो रही है। अच्छा, ये 3 सिस्टम ये क्या क्या है? वाटरफॉल, एजाइल फ्रेमवर्क और बारबल स्ट्रैटेजी क्या होती है? सो वाटरफॉल ये बेसिकली एक एनालिसिस है कि एंड टू बिगिनिंग, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए एंड टू बिगिनिंग की जो लीनियर प्रोजेक्शन होती है वो कैसी होगी। सो वाटरफॉल इज जस्ट एन अपफ्रंट एनालिसिस ऑफ एन इशू, डिटेल्ड प्लानिंग, फाइनली मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो अगर आप स्टार्टअप खोलना चाहते हो या फिर अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, तो आप ये सिस्टम अपना सकते हो कि आई एम गोइंग टू डू अ वाटरफॉल अप्रोच। अब क्या होता है वाटरफॉल अप्रोच? यही होता है, ठीक है। एजाइल फ्रेमवर्क इज बेसिकली based on feedback loops, real time monitoring of actual outcome, flexible responses, safety net buffers and so on,
ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, लेकिन बारबल स्ट्रैटेजी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बारबल स्ट्रैटेजी ये वो स्ट्रैटेजी है जब ट्रेडर जो है वो इन्वेस्ट करता है या तो लो बॉन्ड में या तो हाई बॉन्ड में, मिडिल वाले इन पार्ट में वो इन्वेस्ट नहीं करता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तब इसमें जो हायर बाउंड वाला सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट ट्रेडर को मिलता है। सो बेसिकली बारबल जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो, बारबल इसका इसीलिए नाम दिया गया है, जितना ज़्यादा आप हाई एंड पे आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही रिस्क कम होगा आपको जब प्राइस राइज होगा। ठीक है, सो इट्स अ डुअल अप्रोच ऑफ टू एक्सट्रीम्स, वन सेफ एंड वन स्पेक्यूलेटिव, टिपिकली एम्फेसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी फ्रेजालिटी। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये सुनो आप, ये तो अलग है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ये होता है दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल बाहर से जो इंपोर्ट होके सामान आ रहा है उस पे जो ड्यूटी लग रही है, सो इन्वर्टेड ड्यूटी का यहाँ मतलब ये है कि जो बाहर से सामान आ रहा है, इनपुट वर्सेस फिनिश्ड गुड। अब फिनिश्ड गुड क्या होते हैं? फिनिश्ड गुड वो होते हैं जो तुरंत कंज्यूम कर सकते हैं। बाहर से मान लो कि वॉशिंगटन एप्पल आया, बहुत क्रिस्प है, आप तुरंत उसको खा सकते हो। ठीक है, दैट इज फिनिश्ड गुड। इनपुट गुड्स वो हो सकते हैं जो कि सेमी फिनिश्ड होते हैं, जो कि जैसे वीट हो गया, शुगर हो गया, जैसे आटा हो गया, ये सारी चीज़ें, ऑयल हो गई, ये सेमी फिनिश्ड गुड होते हैं। ठीक, कहा यह जा रहा है कि जो सेमी फिनिश्ड गुड होते हैं उन पे जो ड्यूटी लगती है वो कहीं ज़्यादा है फिनिश्ड गुड से। और दूसरी चीज़, इन्वर्टेड ड्यूटी इसी को कहते हैं, उल्टा काम चल रहा है। दूसरी चीज़, जो हमारा जीएसटी है, ठीक है, जब हम उस इंपोर्ट को परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने में जो ड्यूटी फी हम जीएसटी पे कर रहे हैं दैट इज हायर देन जो हम अपने फिर स्टेट में उसको सेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा जीएसटी हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितना जीएसटी आप उसको खरीदने में लगा रहे हो बाहर से, उससे कम में आप जीएसटी लगा के आप बेच रहे हो। तो मतलब कि जो हमारे इनपुट गुड्स की जो परचेज है उस पर जो जीएसटी लग रही है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी, मैन्युफैक्चरर कैन नॉट सेट ऑफ द टैक्सेस पेड ऑन रॉ मटेरियल अगेंस्ट द टैक्स ऑन फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो टैक्स है जो फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं लगता है, तो जब सेल के टाइम पे, जब एमआरपी पे, जब सेल के टाइम पे ये एक्सेस ड्यूटी जो है वो इनपुट के साथ ऐड हो जाती है। और जब ये इनपुट के साथ ऐड हो जाती है तो हमारा प्रोडक्ट भैया महंगा हो जाता है। इसीलिए इंडियन मेड प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव दैन द इम्पोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट, अफेक्टिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मार्केट। आप देख रहे हो कि इम्पोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट सस्ता है इंडियन इनपुट गुड्स प्रोडक्ट से। आया समझ में बात? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी है कि नाम से ही समझ में आता है कि इट सजेस्ट दैट द रेशियो विच शोज हाउ मच अ बैंक लेंड्स आउट ऑफ इट्स डिपॉजिट इट हैज़ मोबिलाइज्ड। ठीक है भाई, जो भी बैंक्स ने इकट्ठा कर रखे हैं वो कितना वो डिपॉजिट करता है, उसका रेशियो क्या होता है, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। बेसिकली इसका फंडा इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो अपने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को मीट नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। क्या होता है रेशियो, वो सारे अपने अपने बैंक्स का अलग अलग होता है, वो डिपॉजिट मीट नहीं कर पा रहे थे। लो रेशियो मीन्स दैट बैंक्स आर नॉट यूटिलाइजिंग द डिपॉजिट्स प्रॉपरली और दे आर नॉट अर्निंग एज मच दे कैन। मतलब जो आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, जिस फॉर्म्स में वो डिपॉजिट हो रहे हैं उसमें बैंक्स जो है वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उस मनी को। सो यही है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ओके, सेस और सरचार्ज, ये तो बहुत पुराना फंडा है, ये तो हमने स्कूल टाइम में भी समझ लिया होगा। सेस और सरचार्ज क्या होता है, बताऊं या ना बताऊं? आप देख लो, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, बहुत खास नहीं है इसमें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों सेस और सरचार्ज ये दोनों स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता है, ये दोनों सरकार के खाते में जाता है। लेकिन जो सरचार्ज होता है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है और जो सेस होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है। अब इंडियन पॉलिटिक यहाँ बात आ गई कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट इसको आप देख लेना।
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स आरबीआई रिलीज करती है, इंटरेस्ट सबवेंशन रिपोर्ट ये भी आरबीआई का है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी आरबीआई की, और रेसिडेक्स ये एनएचबी का है, नेशनल हाउसिंग बी से क्या होता है। सो रेसिडेक्स का आप देखिए, 4 इंडिसेस इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। आई होप क्रिस्प मज़ेदार होगा, मैंने कोशिश की है कि तुरंत ख़त्म कर दें। सो थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको फिल करिए और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेते रहिए। एंड फॉर 1-to-1 मेंटरशिप प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर दीजिए एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड जय हिंद।